एक बताए थे माइनर निकालने के लिए यानी उपसारणिक, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया था, सहखंड, सहखंड निकालने के लिए कि सहखंड कैसे निकलेगा और उपसारणिक कैसे निकलेगा। ये दो चीज़ आप लोग पढ़ लिए थे, उपसारणिक निकलना तो उपसारणिक कैसे निकलेगा और सहखंड निकलना कि सहखंड कैसे निकलेगा। अब रही बात की ध्यान रखिएगा, सहखंड का अगर हम चिन्ह की बात करें तो जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट की आप बात कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट आपको बताया गया था कि वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार। तो वर्गाकार में क्या होगा, जितना रो होगा उतना क्या होगा, कॉलम होगा, यानी जितना रो और उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक है। तो या तो ये 2 गुना 2 कोटि के होगा, नहीं तो 3 गुना 3 कोटि के होगा, नहीं तो 4 गुना 4 कोटि के होगा, नहीं तो 5 गुना 5 कोटि के होगा, यही ना होगा चाहिए। वर्गाकार किसको कहेंगे, जिसमें जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, वर्गाकार। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट जो है 2 गुना 2 कोटि के हैं तब उसके लिए सहखंड का चिन्ह क्या होगा, 3 गुना 3 कोटि के हैं तब उसके लिए सहखंड का चिन्ह क्या होगा, 4 गुना 4 के हैं तो उसके लिए सहखंड का चिन्ह क्या होगा। तो समझिए 2 गुना 2 के लिए सहखंड का चिन्ह होता है प्लस, माइनस, माइनस और क्या प्लस होता है। कितना कोटि के हैं, 2 गुना 2 कोटि के। अब कहिएगा सर जी जैसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा 3 है, 5 है, 7 है और क्या है 8 है, इसका सहखंड निकालिए। तो सहखंड निकालना बिल्कुल आसान है। आप इसके लिए हल कीजिएगा तो ये इसके रो में जो रो और कॉलम में जौन जौन पद रहता है, जौन जौन एलिमेंट रहता है उसको नहीं लिखते हैं। तो इसके लाइन में कौन सा है, ये और ये है ना, तो बचेगा कौन सा, तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का सहखंड, 3 का सहखंड, बोलिए कितना लिखेंगे 8। अब चेन की बात करें तो अभी क्या बोले कि ये वाला प्लस का है, बोलिए ये प्लस है ना है जी, पहला प्लस है तो जो चीन है उसी तरह से छोड़ देना है। अच्छा अब इसके लिए हल कीजिएगा 5 के लिए, तो लिखेंगे 5 का सहखंड, तो 5 का सहखंड निकलेगा तो 5 के लाइन में हई है तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे लिखना है 7। कोई दिक्कत। अच्छा अब ये बताइए कि चिन्ह इसका क्या होता है, आप कहिएगा इसका चिन्ह तो माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इसी तरह से ध्यान रखिएगा 7 का सहखंड निकालिएगा, तो 7 का सहखंड क्या होगा, तो इसके लाइन में ये वाला और ये वाला है ना, तो बचेगा क्या 5, और इसका भी चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब 8 का सहखंड निकालेंगे, ये 8 का सहखंड क्या होगा, तो 8 के लाइन में देखिए हई और हई है ना, दिख रहा है, ज्यादा भूख भी है, तो बचेगा क्या 3, तो यहाँ पे 3, लेकिन ये चिन्ह किसका प्लस वाला है ना, तो इसी तरह से छोड़ देंगे। तो सहखंड 2 गुना 2 कोटि के, ये तो बता चुके हैं। अच्छा 3 गुना 3 कोटि का भी चिन्ह बताए थे, कितना कोटि का, 3 गुना 3 कोटि के क्या होगा, प्लस, माइनस, प्लस, यहाँ प्लस हो गया तब क्या होगा, बोलिए क्या होगा, माइनस, फिर माइनस से प्लस और फिर क्या होगा माइनस। अब यहाँ माइनस हो गया तो क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस और यहाँ क्या होगा प्लस। ये कितना गुना कितना कोटि के हैं, 3 गुना 3 कोटि के। अब किसी तरह से देखिएगा तो प्लस के बाद माइनस होगा और माइनस के बाद क्या होगा प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस है ना, फिर यहाँ से देखेंगे प्लस माइनस प्लस, दिख रहा है क्या, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इधर से आइएगा तो प्लस माइनस प्लस है कि ना। तो किसी तरह से देखिएगा तो प्लस के बाद क्या होगा माइनस और माइनस के बाद क्या होगा प्लस। अगर 4 गुना 4 कोटि की बात कर ले तो बोलिए क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ रहे क्या। अब ये प्लस हो गया तो प्लस के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा, अब माइनस हो गया तो प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, यहाँ फिर माइनस होगा, प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ क्या होगा प्लस। तो ये है 4 गुना 4 कोटि के। इसी तरह से 5 गुना 5 कोटि भी निकाल सकते हैं, 6 गुना 6 कोटि भी निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। अब हम लोग जानेंगे कि सारणी के कुछ प्रॉपर्टी होता है कि इसका क्या गुण है, तो बिना गुण जाने ध्यान रखिएगा क्या कर सकते हैं, सारणी के सवाल को आप अच्छी तरह से नहीं मतलब आसानी से नहीं बना सकते, इसलिए इसका प्रॉपर्टी जानना बेहद आसान है, ठीक है। आइए इसका प्रॉपर्टी जानते हैं कि सारणी की क्या विशेषता है। तो हेडिंग बनाइए, सारणी की विशेषता है। सारणी की विशेषताएं,
विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणी की विशेषताएं, या इसको सारणी का गुणधर्म भी बोला जा सकता है। सारणी का गुणधर्म दिख रहा है क्या वीडियो में? देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तन तन दिख रहा है क्यों? वाह, ठीक है, हो गया। आप समझते हैं सारणी की क्या विशेषताएं हैं या क्या गुणधर्म, ठीक है। आइए पहला समझिए, कोई भी डिटर्मिनेंट होगा, सारणी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। ये आपको सारणी बता दिए थे कि सारणी क्या होता है, कैसे सूचित करते हैं, इसके एलिमेंट को कैसे द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। ये तो इतना हम जान गए। उसके बाद सारणी का उपसारणी निकलना, शाखंड निकलना, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। अब समझिए कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट होगा तो उसमें जितना रो होगा उतना कॉलम होगा, या तो 2 गुना 2 होगा, नहीं तो 3 गुना 3 होगा, ना तो 4 गुना 4 होगा, नहीं वर्गाकार होगा। तो किसी सारणी के सभी रो को अगर हम कॉलम में कन्वर्ट कर दे, क्या बोले हैं कि यदि किसी सारणी के सभी रो को सभी कॉलम में कन्वर्ट कर दे, यानी परस्पर एक्सचेंज कर दे, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहिएगा कैसे कर सकते हैं, अभी समझाते हैं। जैसे मान लिए कि ये a बराबर यहाँ a1 1 है, a1 2 है, यहाँ 2 1 है और यहाँ 2 2 है, ठीक है। अभी बोलिए फिलहाल कितना गुना कितना कोटि के हैं? कहिएगा ये तो 2 गुना 2 कोटि के हैं। अब हम क्या करें कि ये है R1 है और ये क्या है R2 है, इसको बोलेंगे R1 और इसको क्या बोलेंगे R2। अच्छा, ये वाले लाइन को क्या बोलेंगे C1, ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे C2। जब इसका हम मान निकालेंगे, तो कल मान निकालने के लिए बताए थे कि मान कैसे निकालते हैं, पहले इधर से गुना कराते हैं, बोलिए यही ना बताए थे जी। तो यहाँ A11 में A के किससे गुना करेंगे? A22 से, तो यहाँ पर लिखा जाएगा A11 इंटू A22। बीच में क्या बताए थे लगाने के लिए? माइनस, फिर इधर से इधर गुना कराएंगे, तो ये होगा, ध्यान रखिएगा, A12 इंटू A21। बात समझ में आ रही है? इतना इसका मान आ गया, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसको एक्सचेंज कर दें, जितना रो है कॉलम में बदल दें। देखिए ये R1 है, हम इसको C1 में बदल दें, ये R2 है, इसको किस में बदल दें? C2 में बदल दें, तो इसका मान कितना होगा? देखिए बदलने का मतलब ये दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, तो इसको हम इस लाइन में बदल देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A11 A12। बदल गया क्या? जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आप लोग पढ़ रहे थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं ना, कि सारे रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये ऐसे है, इस तरह से लिख दिया गया, यानी ये R1 को पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो के दूसरा कॉलम में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 और यहाँ क्या होगा 2 2। बोलिए यही ना होगा। अब आप गुना कराइए तो इसका मान क्या आ रहा है? पहले तो हमेशा इधर से ना बोलेंगे गुना कराने के लिए, तो बोलिए गुना कराएंगे तो क्या होगा? A11 इंटू A22 होगा कि नहीं होगा? बीच में क्या होगा? माइनस। अब इधर से गुना कराइएगा तो बोलिए क्या आएगा? A12 इंटू A21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए कि जो मान ऊपर आएगा वही मान यह है कि दूसरा है? बोलिए यहाँ पे देखिए ना 1 1, यहाँ पे देखिए, बोलिए क्या है? यहाँ पे क्या है? A22, यहाँ पे क्या है? A22, यहाँ क्या है? A13, यहाँ क्या है? यानी जो ऊपर वैल्यू आया है वही नीचे वैल्यू आया है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो को सभी कॉलम में बदल दे तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहिएगा अंक में बताइए सर जी, ये आप इस तरह से बता रहे हैं तो कम समझ में आ रहा है। अरे भाई समझ लो तुम, जैसे यहाँ मान लो 2 है 3 है 4 है और क्या है 5, एक डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसका हम मान निकालेंगे, तो मान निकालेंगे तो पहले हमेशा इधर से गुना, तो 5 दूना कितना होगा, फिर इधर से गुना करेंगे 4 3 कितना होगा, इसका मान कितना आ गया? -12। अब इसको कन्वर्ट करना है। देखिए ये है R1 और ये क्या है, हम इसको चेंज कर देते हैं C1 और C2 में, तो लिख देंगे 2 3 और इसको लिख देंगे C2, तो 4 और कितना होगा? अब मान निकालिए तो बोलिए कितना होगा? 5 दूना
यहाँ निकालेंगे तो बोलिए क्या आएगा 12, यानी घटेगा तो कितना, बोलिए कोई मान में परिवर्तन आया कि नहीं आया, कोई मान में परिवर्तन नहीं। तो इस बात को लिखिए, ये लिख लिए, हेडिंग बना दिए ना, तो लिखिए बोल रहे हैं, लिखिए सारणी के निम्नलिखित गुणधर्म है, सारणी के निम्नलिखित गुणधर्म है, सारणी के निम्नलिखित गुणधर्म है, हो गया, सारणी के निम्नलिखित गुणधर्म है। एक नंबर में लिखिए बोल रहे हैं, देखिए यदि किसी सारणी के सभी पंक्ति को यदि किसी सारणी के सभी पंक्ति को, हो गया, स्तंभ में परस्पर बदल दिया जाए, स्तंभ में परस्पर बदल दिया जाए, यदि किसी सारणी के सभी पंक्ति को स्तंभ में परस्पर बदल दिया जाए, तब उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिटा के बता देते हैं एक बार फिर से, हो गया। देखिए यहां, अरे क्या नहीं खुल रहा है, यहां समझना है कि a बराबर हम लिख देते हैं a11, a12, a13, a21 और यहाँ a22, a23, यहाँ 31, a32, a33। ये बोलिए कि कितना गुना कितना कोटि के डिटर्मिनेंट है, आप कहिएगा 3 गुना 3 कोटि के है। तो ये कौन सा, पहला रो, दूसरा रो और ये कौन सा है। अब इसको हम एक्सचेंज कर देंगे तो ये बराबर होगा। देखिए पहला रो को पहला कर लूंगा, यानी लिख सकते हैं a11, a12, a13, यहाँ पे क्या होगा a21, a22, a23, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a31, a32 और उसके बाद क्या a33। तो जो मान यहाँ से आएगा वही मान यहाँ से आएगा। अभी उदाहरण के तौर पर बता देगा जी, कोई जरूरी नहीं कि 3 गुना 3 कोटि के, 4 गुना 4 कोटि, 2 गुना 2 कोटि ले सकते हैं। एक छोटा उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको समझना है, जैसे a बराबर लिख दें 2, 3 और भी बड़ा ले लें, लीजिए 12, ये ध्यान रखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या है 10 है। इसका मान निकालिएगा, एक तो ये हो गया, इसका मान निकालेंगे तो पहले किसके लिए, 2 के लिए हल करेंगे। तो 2 के लाइन में जौन जौन होगा उसको नहीं लिखेंगे, तो ये नहीं बचेगा। ये 4 को रखकर बताए थे ना जी, 6, 9, 7 और क्या है 10। उसके बाद चिन्ह बताइए कि प्लस माइनस प्लस, यही ना बताए थे। -3 के लिए हल कीजिएगा तो -3 के लाइन में ये है और ये है, इसको नहीं लिखेंगे तो बचेगा ये 2 और ये 2। समझ में आ रहा है क्या, इसके लाइन में ये है और ये है, तो बचेगा ये 2 और यहाँ पे ये 2 बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे 5, 8, 7 और क्या 10। अब किसके लिए, तो +4 के लिए हल कीजिएगा तो बोलिए इसके लाइन में ये वाला है और ये वाला है, तो ये चारों बचेगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, 8, 6 और क्या 9। समझ में आ रही है क्या। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 लिखेंगे, पहले हमेशा इधर से गुना करेंगे तो 10 × 60 गो होगा और 9 × कितना होगा 63 गो। यहाँ 3 रहेगा, 10 बचे क्या होगा 50 और 8 × कितना होगा 56, 4 रहेगा और यहाँ पे गुना किया तो 9 बचे 45 और ये कितना होगा 48। यानी हो कितना रहा है 2 गुना -3, 3 गुना -6 और इसके बाद यहाँ 4 गुना -3, 3 गुना माइनस में कितना माइनस 36 कितना होगा और यहाँ माइनस में होगा 12, 18 को प्लस में और ये दोनों माइनस में है तो माइनस में 18 को, तो 18 18 मिल के क्या होगा
एक तो इसका मान आ गया 0 ऐसे नॉर्मली जो दिया है। तो अब यदि हम इसको बदल दें तो इसका मान कितना होगा, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए देखिए इसको चेंज कर रहे हैं। चेंज कीजिएगा तो कैसे बोले हैं चेंज करने के लिए, रो को कॉलम तो बदल दीजिएगा। भाई दिख रहा है ना पहला रो, इसको पहला कॉलम में 2 3 4, ये बोलिए क्या लिखेंगे 5 6 7 8 9 और क्या 10। अब इससे मान निकलिएगा तो बोलिए किसके लिए हल, 2 के लिए। तो 2 के लिए हल कीजिएगा तो 2 के लाइन में कौन कौन है ढूंढिए। क्या ढूंढना क्या है गुरुजी, ऐसे करो ऐसे करो। देखो ये 4 बच रहा है तो 6 7 9 और क्या है 10। फिर चिन्ह बताया ना कि ये प्लस होता है माइनस होता है और क्या होता है। तो अब किसके लिए, -5 के लिए। तो इसके लाइन में ये है और ये है, तो 2 को यहाँ बचेगा 2 को यहाँ बचेगा, तो 3 4 9 और क्या 10। अब किसके लिए, 8 के लिए। तो 8 के लाइन में ये है और ये है, तो कितना होगा, तो ये होगा 3 4 6 और क्या 7। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुना कराएंगे तो 60 और ये 63। 5 लिखेंगे ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 30 -9 चौका 36। 8 लिखेंगे ये होगा 21 और 6 चौका कितना होगा 24। क्या सही लिखे हैं क्या, अरे बोलिए। 2 घटेगा तो -3 और ये होगा 5 घटेगा तो -6 और ये होगा 8 घटेगा तो -3। माइनस में 6 प्लस में 30 और यहाँ पे माइनस में 24। ये प्लस है तो पहले लिख देते हैं और ये माइनस में दोनों है तो जोड़िएगा तो 30 को। बोलिए घट के क्या आ गया, इसके पहले कितना आया था, अभी भी क्या आया, कोई परिवर्तन हुआ। यानी चेंज आप कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। समझ रहे हैं क्या, तो इसको लिखना चाहे क्या लिखना है भाई, बना ना लीजिएगा क्या। चलिए दूसरा क्या है नियम कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के, क्या बोले हैं फिर से बोलिए, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या 2 कॉलम के सारा एलिमेंट बराबर हो जाए। फिर से सुनिए क्या बोले हैं, बोले यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो यानी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी अवसंगत अवयव बराबर हो जाए तब उस डिटर्मिनेंट के मान ही क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। कहिएगा कैसे, मुंह से ना समझ में आवत है सर जितनी, फिर से बताएंगे उदाहरण। अरे भैया बता रहे हैं, देखो इधर समझो। जैसे यहां हम लिख दे a बराबर a11। अरे 11 क्या लिखना है भैया, ऐसे लिख लो ना a1 और यहाँ a2 और उसके बाद क्या a3 लिख दे हैं। यहाँ पर b1 b2 b3, फिर लिख दे यहाँ a1 a2 a3। बोलिए कि यहाँ कोई बराबर है, देगा जी सर ये ना ठेकड़ा बराबर है कि ना है वो। यानी इसको बोलेंगे R1 और इसको बोलेंगे R3। यानी R1 किसके बराबर है जी, देगा R1 बराबर है R3 के, इसलिए अगर मनवा क्या होगा, ये जरूरी है क्या कि R1 बराबर होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है हर चीज। ऐसे भी हो सकता है A11 A1 A2 A3, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ A3 क्या लिखना है, यहाँ लिख देते हैं ना कि A1 फिर B1 B2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा B2 और यहाँ फिर क्या B1 C1 C2 और यहाँ क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। अब बोलिए कि ये पहला दिख रहा है पंक्ति, तीसरा दिख रहा है पंक्ति, बराबर है क्या, बोलिए बराबर है, तो लिख देंगे इसका मान कितना, कैसे, तो C1 बराबर है कितना के। अब क्या हमेशा कहिएगा कि R1 और R3 बराबर होगा या C1 C3, बोलिए यही होगा ना भैया। ये भी बराबर हो सकता है इसके, ये बराबर हो सकता है इसके, ये बराबर हो सकता है इसके, ये बराबर हो सकता है इससे। 2 लाइन बराबर होना चाहिए, समझ रहे हैं क्या, 2 लाइन कोनो बराबर हो गया, संगत एलिमेंट। अब ये ना कि यहाँ और ये को यहाँ आ जाए, यहाँ और ये यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं, संगत, यहाँ के यहाँ, यहाँ के यहाँ, यहाँ के यहाँ, समझ रहे क्या। इसका मान क्या आएगा 0। तो लिखिए बोल रहे हैं, देखिए यदि किसी सारणी के यदि किसी सारणी
किसी दो पंक्ति या स्तंभ, किसी दो पंक्ति या स्तंभ के यदि किसी सारणी के किसी दो पंक्ति या स्तंभ के स्तंभ क्या हो गया, सभी अवयव बराबर हो तो, सभी संगत अवयव लिख लीजिएगा, सभी संगत अवयव बराबर हो तो, सभी संगत अवयव बराबर हो तो, बराबर हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है, उस सारणी का मान शून्य होता है। उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। हो गया, उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य। दूसरा तरीके से सुन लीजिए, एक और हम कह सकते हैं, इधर गया, इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि किसी सारणी के, क्या बोले हैं, यदि किसी सारणी के किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयवों का अनुपात भी बराबर हो जाए ना, संगत अवयवों का अनुपात भी बराबर हो जाए ना, तब भी उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। कहिएगा ये कैसे सर जी, समझिए, जैसे हम लिख दें A1, यहाँ पे लिख दें A2 और यहाँ क्या लिख दें A, यहाँ पे लिख दें 2A1, यहाँ पे लिख दे 2A2, यहाँ पे लिख दे 2A3 और यहाँ लिख दे B1, B2 और क्या लिख दे B3। अब देखिए कि बराबर है क्या, इसमें कोई दो लाइन बराबर है, ठीक है ना, बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:2, इसका भी अनुपात 1:2, इसका भी अनुपात कितना आएगा 1:2। तो इस परिस्थिति में भी इसका मान क्या आएगा, 0। तो यूं समझ लीजिए कि यदि किसी सारणी के कोई दो लाइन बराबर हो जाए, चाहे पंक्ति के हो चाहे स्तंभ के हो, या दो, ध्यान रखिएगा, लाइन के अनुपात बराबर आ जाए, जिस रेशियो में ये बढ़े उसी रेशियो में ये बढ़े, उसी रेशियो में ये बढ़े, तब भी उसका मान क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं बढ़िया से सजा के, ये लिखना नहीं है, सिर्फ इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, 0। क्यों 0? क्योंकि R1 किसके बराबर है, R2 के। ये भी होगा क्या 0, क्यों बराबर होगा, क्योंकि C1 किसके बराबर है, ये होगा 0। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि R1 अनुपात R2 जो है क्या है, अचर है। क्या है, अचर, यानी जो अनुपात यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको धीरे से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझने के लिए। चलिए तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा समझिए, यदि किसी सारणी के, सुन रहे हैं ना आप लोग, क्या बोले, यदि किसी सारणी के कोई दो को पंक्ति या दो को स्तंभ के सारा एलिमेंट को बदल दीजिएगा, दुइये को क्या बोले हैं, तो मतलब उसका कोटि 2 से ज्यादा होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए, 2 × 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे समझिए ना, तो समझते रह जाइएगा, A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। पहला में क्या बताया है कि सारा पंक्ति को सारा स्तंभ में बदलना, लेकिन अब क्या करें कि किसी दो पंक्ति को दो स्तंभ में बदलना, दो पंक्ति को दो स्तंभ में बदलना। तो अगर हम इसको बदल देते हैं और इसको बदल देते हैं, यानी कि R1 है ना, तो इसको C1 में बदल देते हैं, या R2 है ना, इसको C2 में बदल देते हैं, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। और अगर ये प्लस में आ रहा होगा इसका मान, तो अब बदलने से किस में आएगा, माइनस में। अगर ये माइनस में आ रहा होगा तो बदलने से किस में आएगा, प्लस में। समझ रहे हैं क्या? फिर से कह रहे हैं कि किसी दो पंक्ति, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों के सारे एलिमेंट को परस्पर यानी कि एक्सचेंज कर दें, तब क्या होता है कि उसका सारणी का चिन्ह बदल जाता है। यानी ये हो जाएगा माइनस किसके बराबर, तो ये A1, A2, A3, B1, B2 और किसके, B3। समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अरे कैसे बदलना है, इसको इससे बदलना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर से सुनिए क्या करना है। देखिए, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर एक्सचेंज कर दे, परस्पर एक्सचेंज करने का मतलब क्या, R1 को R2 की जगह पर और R2 को R1 की जगह पर,
या R1 को ध्यान रखिएगा R3 की जगह पे, या R3 को किसके R1 की जगह पे, या C1 को ध्यान रखिए C2 की जगह पर, या C2 को किसके C1 की जगह पर चेंज कर देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे R1 दिख रहा है ना, तो इसको ला दे इसमें, और ये दिख रहा है ना, तो इसको लेके चले जाए इसमें, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है A1 A2 A3 है ना, तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं B1 B2 B3, यहाँ लिख दे A1 A2 A3, और ये बेचारे को छोड़ देते हैं C1 C2 C3, तो इसका चिन्ह बदल गया। यानी ये प्लस में है तो किस में हो गया, फिर बदलिएगा ना। मान लीजिए कि इसको ले जाए यहाँ और इसको ले आए यहाँ, तो फिर बदल जाएगा। माइनस है तो किस में होगा, प्लस में। यानी B1 अपने स्थान पर है, B2 अपने स्थान पर है, B3 अपने स्थान पर है, ये चला जाए यहाँ C1 C2 C3, और यहाँ A1 A2 और क्या A3, तो इसका चिन्ह बदल गया। फिर यदि मन करेंगे नहीं हम इसको ले जाए यहाँ, इसको लाए यहाँ, तो फिर इसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी ले जा सकते हैं इसको यहाँ पे ले C1 C2 C3, यहाँ B1 B2 B3, और उसके बाद A1 A2 A3, और उसके बाद यहाँ माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस में तो किस में होगा, माइनस। बात समझ में आ रही है क्या? यानी दो कहिएगा क्या R1 है खाली, नहीं भैया, आप इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं A2 B2 C2, यहाँ A1 B1 और क्या C1, यहाँ पे A3 B3 और क्या C3। बात समझ रहे हैं ना? तो ये प्लस में है तो किस में होगा, माइनस में। फिर ये बदलेंगे तो फिर क्या होगा, माइनस में, लेकिन दुइये को बदलना है, 3 को नहीं बदलना। समझ रहे हैं ना? तो लिख लीजिए इसको, नहीं बोलेंगे भाषा में, लिखिए बोल रहे हैं। लिखिए यदि किसी सारणी के हो गया, यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को हो गया, स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, तब उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तब उस सारणी का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। बात समझ रहे हैं क्या बताएं, समझ रहे हैं ना आप लोग कि दो को लाइन को बदलना है एक दूसरे से, R1 को R2 में और R2 को R1, या R1 को R3 में, R3 को किस में, R1, R2 को R3 में, R3 को किस में, R2 में, या C1 को C2 में, C2 को किस में, C1 में। तो इस तरह से उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो जैसे भी ये लिख सकते हैं, कैसे कैसे बदल रहे हैं, दिख रहा है ना, समझ में आ जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सब नहीं लिखना है, ये लाइन लिख लीजिए। चौथा आपको ध्यान देना होगा कि यदि किसी सारणी के कोई एगो लाइन, चाहे पंक्ति के हो चाहे स्तंभ के हो, एगो लाइन का सारा एलिमेंट 0 हो गया ना, तो उस सारणी का मान ही क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ A बराबर हम लिख दे A1 A2 B1 B2 C1 C2, और यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो आँख बंद करके इसका मान क्या लिख लेना है, 0। कोनो एगो लाइन 0 मिल गया तो उसका मान क्या आएगा, 0। समझ रहे हैं क्या? तो लिखिए इसको, देखिए यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो, सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है। उस सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है। उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है। हो गया, इसको लिखिए फटाक से।
कोई बात। चलिए पांचवा लिखिए। अब सुनिए कि यदि किसी सारणिक, समझ रहे हैं ना आप लोग, यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को यदि k से गुना किया जाए तब उस सारणी का मान भी क्या हो जाता है, k गुना हो जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे हम लिख दे a बराबर, यहाँ पे लिख दे KA1 KA2 KA3 और यहाँ लिख दे B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो बोलिए कि पहला मतलब R1 में पहला पंक्ति में k से गुना हुआ है ना, तो इसका इस सारणी का मान ही k गुना हो जाएगा, यानी k को कॉमन कर लेंगे और लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 और क्या B3 C1 C2 C3। अब ये k गुना हो गया कि नहीं हो गया? अब इस k से जरूरी नहीं कि आप इसी में गुना कर सकते हैं, इसे आप इस लाइन में भी गुना कर सकते हैं, लेकिन एक ही वो लाइन में गुना करना है। जो लाइन पकड़िए इसमें गुना कीजिएगा तो बाकी ये दोनों में नहीं होगा। ये इसमें गुना कर रहे हैं तो ये दोनों में नहीं होगा, इसमें आप गुना कर रहे हैं तो ये दोनों में नहीं होगा, ये इससे इसमें गुना कर रहे हैं तो ये दोनों में नहीं होगा, यानी एक ही वो लाइन में गुना करना होगा। जैसे यहाँ पर आप लिख दे 2 है और डिटर्मिनेंट के रूप में ये इतना, यहाँ 9 10 कुछ भी है मान लेते हैं, तो इस 2 से किसी एक ही लाइन में गुना करा सकते हैं। या तो इसमें गुना करा रहे हैं तो ये दोनों लिखना पड़ेगा, या इसमें गुना कर रहे हैं तो ये दोनों लिखना पड़ेगा, इसे एक ही लाइन में। आपका मर्जी करेंगे, हम इसी में गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 6 14 और कितना 18, बाकी ये सब उतारना होगा ऐसा ही। मैट्रिक्स मत समझिए सारे एलिमेंट में गुना होगा, समझ रहे हैं ना। मैट्रिक्स में क्या होता था, सभी एलिमेंट में गुना, और इसमें किसी एक ही लाइन में गुना कराना है। चाहे इस लाइन में गुना कराइए, 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 चाहे इस लाइन में गुना, केवल एक ही लाइन में गुना होगा। समझ रहे हैं? तो लिखिए बोला, देखिए यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को k गुना, सभी अवयवों को k से गुना किया जाए, k से गुना किया जाए, तब उस सारणी का मान भी k गुना हो जाता है। तब उस सारणी का मान भी k गुना हो जाता है। तब उस सारणी का मान भी क्या हो जाता है, k गुना हो जाता है। हो गया? इसको लिख लीजिए। जैसे